हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का 10th क्लास का हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 5 है आज अर्थव्यवस्था और आजीविका। जितने भी नए स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके पहले 4 चैप्टर पढ़ाई हो चुका है, आप जाकर प्ले लिस्ट देख सकते हैं और आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसको पढ़ सकें। हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थव्यवस्था, यानी कि यह उत्पादन, वितरण और खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यानी कि जहाँ पे हम नए नए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, समाज में वितरण करते हैं और उसकी खपत के अनुसार फिर से दोबारा से बनाते हैं। इस सारी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा टॉपिक है आजीविका। कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कालावधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है और या उससे काम करता है उसी को उसकी आजीविका या वृत्ति या रोजगार कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो भी काम करके अपने लिए कुछ मजदूरी प्राप्त करता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है उसे हम कहते हैं आजीविका। जैसे में कोई पढ़ाता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मजदूर है, कोई लेबर है, कोई ड्राइवर है, सब के सब आजीविका में लगे हुए हैं। अब लिखा है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखाने में होता है। यानी कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बृहत उद्योग इस तरह से होते हैं। यानी कि जब हाथ से ना बना करके बड़े पैमाने पर वस्तुओं को कारखानों में, कंपनियों में बनाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं औद्योगिकरण। और औद्योगिकरण का कारण क्या है? तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नए नए मशीनों का आविष्कार, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, फैक्ट्री की प्रणाली की शुरुआत, सस्ते श्रम की उपलब्धता और विशाल औपनिवेशिक स्थिति। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का मुख्य कारण स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप की नीति थी। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा वैसे वैसे लोगों की मांगें बढ़ती गई, उसी तरह से नए नए शिक्षा ज्ञान का खोज हुआ और लोग बड़े पैमाने पर वस्तुओं को निर्माण करने के लिए, बाजार को की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या किए? औद्योगिकरण किए। फिर लिखा है उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। व्यापारियों द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं था। एक बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों द्वारा तैयार धागों का उपयोग कर सकता था। जो लोग हाथ से धागे बनाते थे और 6 आदमी धागे बनाएंगे तो एक बुनकर कपड़ा को तुरंत बुनकर बैठ जाता था। इसीलिए अब उपाय सोचा गया कि धागे को किससे बनाया जाए? मशीनों से। यहीं से औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ था। लिखा है इसी कारण नए नए यंत्रों एवं मशीनों के ने आविष्कार ने उद्योग में, जगत में क्रांति लाने का शुरुआत किया, जिसके फलस्वरूप औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार कब और किसने किया था? तो रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 ईस्वी में किया था। यहाँ पे 17 रहेगा ना, गलती से लिखा गया 9। फिर लिखा है 1770 ईस्वी में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। पूछेगा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। कब किया था? 1770 ईस्वी में किया था। फिर लिखा है 1777 ईस्वी में लंका शहर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार कर किया, जिसके कारण तेजी से जुलाएं काम करने लगी और धागे की मांग बढ़ गई। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जे के जॉन ने। और कब किया था? 1773 ईस्वी में। इसी तरह से आगे है 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया, जिससे बारीक सूत काटा जा सकता था। 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प चलने वाले पावर लूम नामक हथकरघा बना दिया। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन बनाया। आपसे यहाँ पे बहुत भी ऑब्जेक्टिव है, वाष्प इंजन का आविष्कार कब और किसने किया? तो 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने किया था। और 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने कारखानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कर दिया। जो कोयला कारखाने में काम करने जाते हैं मजदूर, उनके सर पे जो लाइट लगा रहता है उसे कहते हैं सेफ्टी लैम्प। और इसके आविष्कार 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, 1815 ईस्वी में ही हेनरी बेसेमर ने लौह उद्योगों के लिए एक शक्तिशाली वात्या भट्टी विकसित कर उसे बढ़ावा दिया ताकि लोहे को आसानी से पिघलाया जा सके। इंग्लैंड में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में सस्ते श्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर आ गया है फैक्ट्री से तैयार माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। रेल मार्ग से पहले नदियों और समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। जहाज रानी उद्योग में इंग्लैंड काफ़ी आगे था। सभी देशों के सामने का आयात और निर्यात ब्रिटेन के व्यापारिक जहाज व्यय से होता था, जिसका लाभ इंग्लैंड के औद्योगिकरण की गति को तेज करने में होती थी। उपनिवेश से कच्चे माल की प्राप्ति सस्ते दामों पर इंग्लैंड को प्राप्त हो जाती थी तथा तैयार माल को बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध थे, जहां से महंगे दाम पर ब्रिटेन को बेचना आसान था। यानी वह कच्चे दाम में सामान खरीद कर लाते थे, कच्चे सामान सस्ते दाम में उसको बनाते थे, फिर वापस ले जाकर के महंगे दाम में बेचते थे। यहीं से शुरुआत हुआ था उपनिवेशवाद। यानी कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? तो लिखा है मशीनों के आविष्कार के और फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। उत्पादित वस्तुओं को बेचने तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति उपनिवेशों से होती थी। इसी क्रम में भारत इंग्लैंड का एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। तो पूछेगा आपसे उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? तो जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर अधिकार कर ले ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से शोषण करे, तो वह कमजोर देश शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। भारत तकरीबन 200 वर्षों तक इंग्लैंड का उपनिवेश था।
आगे लिखा है कि 18वीं सदी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित उद्योग थे। यह सुंदर और उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था। भारतीय हस्तकला, शिल्प उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। इन्हें मजदूरी भी बहुत कम दी जाती थी। 1850 के बाद भारत में औद्योगिकरण की गति तेज हो गई, जिसके कारण भारत के कुटीर उद्योग क्या हो गए, ठप हो गए। यानी अंग्रेजों कंपनी बनने की वजह से भारतीय कंपनी छोटे जो कुटीर उद्योग थे बंद होने लगे। शिल्पकार और कारीगर लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे और वे फैक्ट्रियों में जाकर के मजदूरी करने लगे। भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया। और ये जो लोग शहर में जाते थे ना, वो कहाँ रहते थे, सलाम पद्धति में रहते हैं, ठीक है। अन्य प्रवासी मजदूर कहा जाता था। फिर है भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना। भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के बाद वस्त्र उद्योग के लिए कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की देशी एवं विदेशी पूंजियों में लगा खोई गई। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव 1851 ईस्वी में मुंबई में डाली गई। तो पूछेगा सूती कपड़े का कारखाना कब खोला गया? 1851 ईस्वी में बम्बई में, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। फिर लिखा है कावस नानाजी दभार ने 1854 ईस्वी में पहला कारखाना निर्मित किया तथा प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र की मिल स्थापित किया। तो भारत में प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र की मिल कब और किसने स्थापित किया? 1854 ईस्वी में कावस नानाजी दभार ने। फिर लिखा है 1914 ईस्वी तक देश में सूती मिलों की संख्या 144 हो गई। भारतीय सूती धागे का निर्यात चीन को होने लगा। देश की पहली जूट मिल 1917 ईस्वी में कलकत्ता में एक मारवाड़ी व्यवसायिक हुकुम चंद के द्वारा स्थापित किया गया। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जमशेदपुर कहते हैं। अभी जो टाटा के नाम से भी प्रसिद्ध है और ये कहाँ है, झारखंड में है। अभी वर्तमान में भारत में 7 स्टील प्लांट है। भारत में कोयले का उद्योगों की शुरुआत 1814 ईस्वी में औद्योगिक परिणाम में हुआ। फिर औद्योगिकरण का परिणाम, यानी औद्योगिकरण हुआ तो क्या होगा? तो औद्योगिकरण के कारण भारत में वस्त्र उद्योग, उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग का विकास हुआ। जमशेदपुर, धनबाद, डालमिया नगर जैसे व्यापारिक नगर का विकास हुआ। हाथ से तैयार माल महंगा हो गया, जिससे उसकी बिक्री खत्म होने लगी। भारत में लाखों बुनकर जो कपड़े बुनते थे बेरोजगार हो गए। यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई। जितने भी देश थे वो सब के सब दूसरे देशों को उपनिवेश बनाना चाहते थे, जिससे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। कुटीर उद्योग का पतन हो गया। समाज में वर्ग विभाजन हुआ। इन समाज में 3 वर्ग बन गया, यानी जिससे 3 वर्गों का उदय हुआ। पूंजीपति वर्ग जो कंपनियों के मालिक होते थे, बुर्जुआ वर्ग जिसे मध्यम वर्ग कहते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, कंपनियों में नौकरी करते थे, और तीसरा थे मजदूर वर्ग जो लेबर की तरह काम करते थे। औद्योगिकरण ने एक नए तरह के मजदूर वर्ग का जन्म दिया। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं सलामपत्ति, जो बहुत ही विभिन्न टॉपिक है। सलामपत्ति देखिए, सलामपत्ति की शुरुआत हुई। मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में जाकर, जहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, रहने के लिए बाध्य थे। फिर लिखा है मजदूरों की आजीविका, यानी उनकी आजीविका कैसे चलती थी। औद्योगिकरण ने मजदूरों को शोषण किया। महिलाओं और बच्चों को सभी 18-18 घंटे काम दिए जाते थे। कारखानों ने मजदूरों को बेरोजगार बना दिया। औद्योगिकरण ने मजदूरों को आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया था कि उनके पास दैनिक उपभोग के पदार्थों की खरीदने के लिए धन नहीं था, यानी कि रोज के खाना के लिए पैसा नहीं था। अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख किया और 1838 ईस्वी में मजदूरों ने लंदन श्रमिक संघ के द्वारा चर्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत किया। पूछेगा चर्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुआ? तो 1838 ईस्वी में लंदन में हुआ था। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष जो वयस्क थे, यानी 18 साल के ऊपर के थे, को वोट देने का मतदान देने का प्रदान किया। पूछेगा वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। भारत में मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। इसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम का घंटा तय किया गया तथा महिलाओं के भी काम का घंटे तथा मजदूरी निश्चित किए गए। तो फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी का संगठित मजदूरों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 को। 1920 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का गठन किया गया, जो मजदूरों की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। फिर लिखा है कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन ने मजदूरों ने अपने मिल मालिकों का विरोध कर औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में बेरोजगारी बढ़ गई। श्रमिकों को उम्मीद थी कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। और भारत के आज़ाद होने के बाद भी मजदूरों की स्थिति नहीं सुधरी, तो सरकार ने 1948 में एक कानून पास किया जिसका नाम था न्यूनतम मजदूरी कानून।
अब पढ़ेंगे टॉपिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मजदूरों की आजीविका, यानी भारत आज़ाद हो गया फिर मजदूर कैसे चलते थे। तो लिखा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित कर दी गई। मजदूरों की स्थिति में सुधार है तो 1962 ईस्वी में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया। इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा उनकी मजदूरी को सुधारने का प्रयास किया गया। इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योगों में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए, चूँकि औद्योगिकरण के दौर में पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। अब पढ़ेंगे कुटीर उद्योगों का महत्व और उसकी उपयोगिता। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने भारत के कुटीर उद्योगों को काफ़ी क्षति पहुंचाई, मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया, परंतु इस विषय में विपरीत परिस्थिति में भी गांव में, कस्बों में यह उद्योग पुष्पित एवं पुष्पित होता रहा तथा जनसाधारण को लाभ पहुंचाता रहा, यानी कुटीर उद्योग भी चलते रहे गाँव में। राष्ट्रीय आंदोलन विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के समय इस उद्योगों की अग्रणी भूमिका रही, अतः इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। महात्मा गांधी ने कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है और कुटीर उद्योग चलना चाहिए जिससे सभी को रोजगार मिले। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते थे। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं अत्यधिक संख्या को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का अत्यधिक समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लघु उद्योगों ने सिद्ध किया कि वे बहुत तरीके से फायदेमंद होते हैं। ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग भारत में हाथ से बनी वस्तुओं को ज़्यादा तरजीह देते थे। हाथों से बने महीन धागे, कपड़े, तसर, सिल्क, बनारसी साड़ी तथा बालूचेरी साड़ियाँ तथा बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियाँ, मद्रास के प्रसिद्ध लुंगियों की मांग ब्रिटेन में उच्च वर्गों में अधिक थी। मशीनों द्वारा इनकी नकल नहीं की जा सकती थी और विशेष बात तो यह थी कि इस पर अकाल और बेरोजगारी का भी असर नहीं होता था, क्योंकि लोग सालों भर काम करते थे, क्योंकि यह महंगी होती थी और सिर्फ उच्च वर्ग द्वारा विदेशों में भी उपयोग में लाई जाती थी। तो ये बनते रहेगा हमेशा। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुटीर उद्योगों की उपयोगिता और उसके विकास हेतु भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन हुआ। 6 अप्रैल 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। सन 1952 और 53 ईस्वी में 5 बोर्ड बनाए गए जो हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल, जटा तथा ग्रामीण उद्योग हेतु थे। आगे चलकर 23 जुलाई 1980 ईस्वी को औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों की बात कही गई और एक लघु उद्योग की सीमा लिखा है, उद्योग की सीमा भी बढ़ाई गई। इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने जहां एक तरफ कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने में लगी। सन 1950 ईस्वी के बाद संपूर्ण विश्व में अग्रणी औद्योगिक शक्ति समझा जाने वाला ब्रिटेन अपने प्रथम स्थान से वंचित हो गया और अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफ़ी आगे निकल गए। देखिए, इस तरह से चैप्टर नंबर 5 समाप्त हुआ, लेकिन इसमें जो भी टॉपिक है, यानी कि जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में भाप इंजन का आविष्कार किया था, 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा कंपनी की स्थापना किया था, ये सब हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे लोग अगले वीडियो में, जिसका नाम है शहरीकरण और शहरी जीवन। तब तक के लिए आप बने रहिए नॉलेज आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर।